मेरा नाम है गोल्डी नामदेव और आज हम इम्यूनोलॉजी के बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो सीएसआईआर के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज इम्यूनोलॉजी। तो देखिए, इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम जैसे कि अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम भी पाया जाता है जिसका काम होता है हमें फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन से या ऐसे मॉलिक्यूल जो हमें डिसीज कॉज कर सकते हैं, हमें नुकसान कॉज कर सकते हैं, उन सब से डिफेंस प्रोवाइड करना, हमें प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन फॉरेन मॉलिक्यूल्स को, पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती है और फिर बाद में उसे बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। तो हम इम्यून सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, इम्यून सिस्टम का रोल होता है हमें डिफेंस प्रोवाइड करना, या यूं कहो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किन से? फॉरेन पार्टिकल से, या जिनको हम पैथोजन भी कहते हैं। तो फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है, और पैथोजन आपके वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इन पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद इनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। एलिमिनेट का मतलब है कि बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आके भी कोई डिसीज कॉज नहीं कर पाते। तो ये तो हो गया प्राइमरी फंक्शन। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम का एक काम ये भी होता है कि जो हमारी खुद की सेल्स होती हैं उनके अगेंस्ट किसी तरह का कोई एक्शन ना लिया जाए, यानी कि उनके अगेंस्ट काम ना करना। कि मेरी खुद की सेल है और उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम ने अगर काम किया और उसको ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उससे नुकसान किसका होगा? मेरा खुद का होगा। तो मेरे इम्यून सिस्टम को ये पता होना चाहिए कि उसका अपना सेल कौन है और बाहर वाला सेल कौन सा है। तो जो पोर्शन, जो चीज मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, मैं उसको ही फॉरेन मानूं और उस पर ही एक्शन दूं, उसके ही अगेंस्ट काम करूं, ना कि अपने सेल्स के लिए। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि इम्यून सिस्टम अपनी सेल्स को, ओन सेल्स को टॉलरेट करता है, यानी उसके अगेंस्ट काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इम्यून सिस्टम। अब कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हम इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इम्यून सिस्टम किस किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो आपको एक आइडिया लग ही गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम आपके पैथोजन से डिफेंस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पैथोजेंस का मतलब होता है कोई भी आपका फॉरेन पार्टिकल। तो अगर हम कभी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मॉलिक्यूल्स का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम पैथोजेंस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड फंक्शन होता है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। यस, हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर भी कर जाए तो वो हमें डिसीज कॉज ना कर पाए, इसके लिए इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर। देखिए, इस डायग्राम को देखिए, इसमें एक स्किन का डायग्राम दिखाया गया है जहां पर क्या हो गया है, यहाँ पर एक कट लग गया है तो वुंड क्रिएट हो गया। अब वुंड की वजह से यहाँ पर एक गैप आ गया है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग में बैक्टीरिया या पैथोजेंस प्रेजेंट है, उनके लिए ये एक एंट्री पॉइंट का काम करेगा कि वो यहाँ से बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही ये बॉडी में एंटर करेंगे, जैसे ये ग्रीन कलर से आपको बैक्टीरिया दिखाया गया है, तो जैसे ही ये एंटर करेंगे तो अंदर आपको ल्यूकोसाइट्स मिलेंगे। अब ल्यूकोसाइट्स क्या है? इम्यून सेल्स हैं। ये WBCs होते हैं बेसिकली, जो आगे जाके इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो होते हैं डिफेंस में काम करते हैं। ये इम्यून सेल्स है, यानी इम्यून सिस्टम में काम करेंगे, राइट। और साइटोकाइंस यहाँ पर आपको रेड कलर से दिखाया गया है। साइटोकाइंस एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो इस तरह का सिग्नलिंग देते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है और इम्यून सेल्स की जरूरत है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि अगर मैं इस वुंड को नहीं रिपेयर करूंगी, अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया और ऐसे ओपन छोड़ दिया, तो मेरी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वुंड को हील करना है,
यानी इसको रिपेयर करना और जो कट है स्किन उसको वापस से जोड़ करके एकदम ओरिजिनल जैसे प्रॉपर ठीक कर देना, ये काम भी मेरा इम्यून सिस्टम ही करता है। इसीलिए हमने इसकी प्रॉपर्टी में, इसके फंक्शन में लिखा है वुंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर, राइट। अब देखिए इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, जैसे कोई पार्टिकल है, वो जब होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, मान लीजिए ये होस्ट की बॉडी है और यहाँ पे इस पार्टिकल ने एंटर किया। एंटर करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे इम्यून सेल्स होंगे वो ये जो आया है पैथोजन, इसके अगेंस्ट काम करेंगे, इसको बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस चीज में क्या होगा, इम्यून सिस्टम को थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम इसको जानेगा, पहचानेगा कि किस तरीके से इसको एलिमिनेट करना है, तो इसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन टाइम लग जाएगा और इम्यून सिस्टम इसमें काम करेगा। तो पहले तो आपका इन्नेट इम्यूनिटी काम करेगी, फिर बाद में आएगा अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, डिटेल में इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, बस अभी समझते जाइए। तो इनमें क्या होता है कि ये काम करते हैं, तो पहली बार में टाइम लगता है, लेकिन जब अगर मान लीजिए कि सेकेंड टाइम में भी यही पैथोजन जो है आपकी बॉडी में फिर से एंट्री ले रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब इसने पहली बार एंट्री ली ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम को इसको जानने पहचानने में टाइम लग गया। लेकिन दूसरी वाली एंट्री में ना हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत पहचान गया कि ये कौन सा वाला वायरस है या कौन सा वाला पैथोजन है। क्यों? क्योंकि जब ये पहली बार आया था पैथोजन, तो हमारे इम्यून सिस्टम ने इसको अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर लिया था और इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर्ड हो गई थी। तो ये काम भी कौन, इम्यून सिस्टम करता है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और इस पैथोजन को और जल्दी से बॉडी से एलिमिनेट करके बाहर कर दे, राइट। जिसका बेस्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि वैक्सीनेशन भी हम इसी पर्पज से लेते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो पहले से थोड़ी अवेयर हो जाए इस पैथोजन के लिए, ताकि जब एक्चुअल में कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करे, वही पैथोजन जिसका हमने वैक्सीन लिया है, तो हमारी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके उस पैथोजन को बॉडी से एलिमिनेट कर पाए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है होम्योस्टेसिस एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या मतलब है कि खुद की बॉडी के सेल्स को अटैक नहीं करना है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना, उनको किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाना है। यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को सेल्फ यानी खुद के सेल्फ एंड नॉन सेल्फ यानी कि जो सेल्स हमारे नहीं है उनके बीच में डिफरेंस डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी सेल्स है और कौन से फॉरेन मॉलिक्यूल्स है, राइट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर जो एलर्जेंस है, टॉक्सिन्स है, इन सब के लिए भी इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया कि क्यों इम्यून सिस्टम या हमारे लिए जरूरी है और क्यों हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक अच्छा सा बेहतरीन सा डायग्राम है जिससे हम और बातें समझते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, ये नी का एक पोर्शन दिखाया जहां पर एक कट लग गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करे, XYZ कोई भी पैथोजन हो, तो सबसे पहले उसको रोकने के लिए जो एक बैरियर का काम करती है वो होती है स्किन, ठीक है, स्किन होती है। तो इसलिए हम तीन तरह के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ते हैं एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ते हैं। अब ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपका स्किन आ जाता है, म्यूकस आ जाता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके इनेट सेल्स आ जाते हैं एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आपका एक्वायर्ड या फिर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम आ जाता है, एडेप्टिव सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर इनेट सेल्स की बात करूं मैं तो मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स। एडेप्टिव सेल्स में आपके बी सेल्स और टी सेल्स आ जाते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स चले आते हैं, लिम्फोसाइट्स, राइट। तो ये सारे हैं। तो अगर आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है स्किन काम कर रहा है और स्किन में ही कोई कट लग गया, तो वो तो सीधा सीधा इन्विटेशन हो गया ना बाहर की सराउंडिंग में जो पैथोजेंस है कि आओ और मेरी बॉडी में एंटर कर जाओ। तो आपको ये काम नहीं करना है, इसीलिए हमारी स्किन जो है उसमें कोई भी कट या फिर किसी तरह का वुंड नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर क्या हुआ, नी में एक कट लग गया। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोटेक्शन था या फर्स्ट बैरियर था वो था स्किन, और उसमें ही लग गया कट, जिसकी वजह से जो पैथोजन थे वो इस कट की वजह से अंदर आ गए, और उसको हम इन्वेडर बोल रहे हैं। इन्वेडर मतलब जो बॉडी में घुस आए हैं, इन्वेड कर दिया, जैसे कि यहाँ पर बैक्टीरिया लिया। तो जैसे ये कट हुआ तो कट के थ्रू ये इन्वेडर बॉडी के अंदर आ गए, और जब ये अंदर आते हैं तो इनको सामना करना पड़ता है इम्यून सेल से, क्योंकि इम्यून सेल्स क्या होती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही होती है। तो अब ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है, नॉन सेल्फ है, नॉन सेल्फ एंटीजन है, नॉन सेल्फ है, यानी ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो इम्यून सिस्टम क्या करेंगी, इसको रिकॉग्नाइज करेंगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, और डिस्ट्रॉय करने के बाद डाइजेस्ट होगा, फेगोसाइटोसिस होगा, और इसे बॉडी से मतलब इसका फेगोसाइटोसिस करके इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस में क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स काम करती हैं। अभी के लिए इतना समझिए कि ये कुछ टाइप की सेल्स होती हैं जो इन पैथोजन को रिकॉग्नाइज करती हैं, और उनका फिर बाद में क्लीव करके उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस में कुछ कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया जाता है, या कुछ इम्यून सेल्स हैं जो दूसरे इम्यून सेल्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, और वहां पर उस एरिया में जहाँ पे वुंड हुआ है, जहाँ पे इम्यून सेल्स की जरूरत है, उस जगह पर उनको बुलाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक पूरा अच्छा और भी ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, और वहां पर जो है तेजी से काम हो सके। तो इस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक वर्ड है एंटीजन, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए अभी मैंने क्या बताया आपको, फॉरेन पार्टिकल, इसी फॉरेन पार्टिकल को मैंने बोला था पैथोजन, और इसी पैथोजन को इम्यूनोलॉजी में हम बोलते हैं एंटीजन। तो ये सारे नाम क्या है, एक ही के लिए, एक ही चीज के रेफरेंस के लिए है, इसलिए कोई भी नाम हो आपको पता होना चाहिए कि इन सब का मतलब एक ही होता है। तो अब देखिए एंटीजन क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है। एंटीजन का मतलब ये नहीं है कि एंटीजन हमेशा बैक्टीरिया होगा, एंटीजन हमेशा वायरस होगा, या एंटीजन हमेशा कोई मॉलिक्यूल्स होगा, कोई माइक्रोब्स होगा, ऐसा नहीं है। एंटीजन आपका कोई प्रोटीन भी हो सकता है, एंटीजन आपका कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इम्यून सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, इम्यून सेल से इंटरेक्ट करता है, उसके कंपोनेंट से इंटरेक्ट करता है, जैसे कि एंटीबॉडी हो गए, टी सेल्स हो गए, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। और मोस्टली ये क्या होते हैं, फॉरेन होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के पार्ट नहीं होते, दे आर नॉन सेल्फ सेल। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर एंटर आते हैं, होस्ट के बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, और फिर जैसे मान लीजिए ये एंटीजन है, तो इसने क्या किया, होस्ट की बॉडी है, ये होस्ट की बॉडी है, और यहाँ पर एंटर कर गए। तो जैसे ही एंटर कर गया तो यहाँ पे बहुत सारे इम्यून सेल्स होंगे, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं मैक्रोफाज। तो ये जो फॉरेन पार्टिकल है, यानी कि ये जो एंटीजन है और ये जो इम्यून सेल्स है, इनका आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये जो कैपेसिटी है ये एंटीजन के पास होती है। ठीक है, तो अगर ये इंटरेक्शन हो पा रहा है, तो इस तरीके का इंटरेक्शन अगर पॉसिबल है, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, एंटीजन है, क्योंकि ये आगे जाके डिसीज कॉज करने वाला है। अब यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक है एंटीजेनिसिटी और दूसरा है इम्यूनोजेनिसिटी। ये दोनों ही टर्म्स का क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। एंटीजेनिसिटी मतलब होता है कि ऐसा एंटीजन जो इम्यून सिस्टम से एक्टिवेट करने का पोटेंशियल रखता है, इंटरेक्ट करता है। अगर कोई एंटीजन है वो ये प्रॉपर्टी रखता है कि वो इम्यून सेल से इंटरेक्ट करेगा, तो उस प्रॉपर्टी को हम एंटीजेनिसिटी बोलते हैं। और अगर वो एंटीजन इम्यून सेल से इंटरेक्ट करने के बाद, मैक्रोफेज क्या है, एक इम्यून सेल है, तो अगर ये एंटीजन इम्यून सेल से इंटरेक्ट करने के बाद इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का पोटेंशियल रखता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का पोटेंशियल रखता है, तब मैं बोलूंगी कि वो एंटीजन के पास इम्यूनोजेनिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। क्या कहा मैंने, एंटीजेनिसिटी मतलब
कि वो एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम से इम्यून सेल से इंटरेक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता हो, ठीक है। और इम्यूनोजेनिसिटी मतलब कि वो इम्यूनोजेन हो, इसका मतलब कि उसके पास ये पोटेंशियल हो कि इंटरेक्शन के बाद वो इम्यून सिस्टम यानी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवा सकता है और एंटीबॉडीज का भी प्रोडक्शन करवा सकता है, तब मैं बोलूंगी कि उसके पास इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर ना एक लाइन लिखी हुई है, ये लाइन है कि एंटीजन मे और मे नॉट बी इम्यूनोजन, मतलब एंटीजन जो है हो सकता है कि वो इम्यून सिस्टम को इम्यून रिस्पॉन्स करवाए और हो सकता है ना करवाए। लेकिन अगर कोई इम्यूनोजन है यानी कि ऐसा पैथोजन जिसके पास इम्यूनोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है, तो वो डेफिनेटली एंटीजन होगा, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम कोई एक्टिवेट करवा पा रहा है तो इसका मतलब साफ है कि ये जो पहला स्टेप है इंटरेक्शन वाला फेज, वो तो करना ही पड़ेगा और तभी जाके इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है, तो इस लाइन का मीनिंग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें हैं। अब नेक्स्ट जैसे हम बढ़ते हैं तो ध्यान से सुनिए, अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एंटीजन, अब आपका एंटीजन बैक्टीरिया हो सकता है, कोई माइक्रोब हो सकता है, कोई पैथोजेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एंटीजन होते हैं ना, इनके सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से, मतलब यहाँ पे जस्ट आपको शो करने के लिए मैं इस तरह के मॉलिक्यूल्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन के सरफेस में ना डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स एक पैटर्न में अरेंज रहती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर ये कोई पैथोजन है, ठीक है, और उसके सरफेस पे ये पैटर्न्स में अरेंज्ड कोई मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं इन मॉलिक्यूल्स को बोलूंगी पैम्स। पैम्स का मतलब क्या होता है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देती हूँ, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, पैम्स कहाँ होते हैं, पैथोजन के सरफेस पे होते हैं। अब ये पैथोजन जाएगा और होस्ट के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, तो ये मैं होस्ट का पोर्शन बना देती हूँ, ठीक है, जहां पर इस पैथोजन ने एंट्री मारी और इसके सरफेस पे इस तरीके से डिफरेंट तरह के पैम्स अरेंजित हैं। तो अब क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे इस पैथोजन को पहचानेगा, है ना, इस पैथोजन को पहचानना भी जरूरी है। तो हमारे पास जो होती है इम्यून सेल्स होती है, क्या होती है, डिफरेंट तरह की इम्यून सेल्स होती हैं। तो मैं यहाँ पर एक इम्यून सेल्स बना लेती हूँ, इम्यून सेल है, और इम्यून सेल्स में आपका मैक्रोफाज हो सकता है, डेंड्राइटिक सेल्स हो सकता है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि ये मैक्रोफाज है। तो इम्यून सेल के सरफेस पर भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, उनका काम होता है कि वो इस पैम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इस पैम के साथ क्या करते हैं, वो इस इंटरेक्ट करते हैं इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से इसको इंटरेक्ट करते हैं। ये कोई दूसरा मैक्रोफेज था, ठीक है, इम्यून सेल्स है, उसने क्या किया, उसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे इस रिसेप्टर टाइप का, उसके साथ उसने पैम से इंटरेक्ट कर लिया। और इम्यून सेल जिस पोर्शन के साथ पैम से इंटरेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं PRR। क्या बोलते हैं हम बोलते हैं PRR। इस PRR का मतलब होता है पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं ओके, नॉट पैथोजन बट पैटर्न, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, राइट। तो अब क्या है कि ये पैम जो है पैथोजन के पैम्स, ये जो पैम्स है, पैम से PRR जो है इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। इम्यून सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आपको दिखेगा रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स में क्या होगा, पैथोजन का एलिमिनेशन। तो इस तरीके से जो है इम्यून सिस्टम अपने पैथोजन को पहचान लेता है, ठीक है। आई होप कि ये डायग्राम आपके लिए क्लियर हो, ठीक है। अब इसमें कुछ और बातें ऐड करते हैं
कि जैसे अगर ये पैथोजन था तो मैंने पैम्स दे दिया। अगर ये पैथोजन की जगह कोई माइक्रोब होता है और उस माइक्रोब के सरफेस पे कुछ इस तरीके से कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ अलग तरह के पैटर्न्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, तो इन पैटर्न्स को मैं बोल देती, अगर ये माइक्रोब है, कोई माइक्रोब है, तो माइक्रोब होगा तो मैं इसको बोल दूंगी मैम्स। मैम्स का मतलब क्या है? मैम्स का मतलब है माइक्रोब, माइक्रोब्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। राइट? अगर पैथोजन हमने वर्ड यूज किया तो हम पैम्स बोलेंगे, और पैथोजन में आपका बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, फंजाई, हर तरह के जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो चले आएंगे। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ये कोई माइक्रोब है तो फिर मैं उसको मैम्स बोलूंगी, यानी कि माइक्रोबियल या माइक्रोब्स एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, माइक्रोबियल। राइट? इस तरीके से नाम दिया जाता है। और अब इस जो मैम्स में ये जो मॉलिक्यूलर पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स को यानी कि मैम्स जब ये बॉडी में एंटर करेगा होस्ट में, तो यहाँ पर अगेन कौन सी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगी? अगेन आपकी कोई इम्यून सेल होगी जो इसको रिकॉग्नाइज करेगी। और इम्यून सेल जैसे इसको रिकॉग्नाइज करेगी तो वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी और फिर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, यानी सेम तरीके से काम होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? अगर ये बात समझ में आई तो आपको ये डायग्राम बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया पैथोजन। अब पैथोजन आपका वायरस हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, तो मैंने इसलिए कॉमन वर्ड यूज कर लिया पैथोजन। पैथोजन की सरफेस पे है पैम्स, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो पैथोजन की सरफेस पे लगे हुए हैं, एक पैटर्न में अरेंज है, मैंने उसको बोल दिया पैम्स। ठीक है, अब ये जो है, ये बैक्टीरिया या ये पैथोजन अब ये होस्ट की बॉडी में यहाँ पे एंटर कर जाता है। ठीक है, एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं। ये मान लीजिए कि होस्ट की बॉडी में एंटर कर दिया, तो जैसे ये एंटर करेगा तो इसको मिलेंगे इम्यून सेल्स, जिसको हमने इम्यूनोसाइट्स बोल दिया। अब ये इम्यून सेल्स आपके माइक्रोफेज या डेंड्राइटिक सेल, नेचर किलर सेल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे इम्यून सेल्स ही, और उनके सरफेस पे होंगे PRR मॉलिक्यूल। ये PRR मॉलिक्यूल पैम से इंटरेक्ट करेंगे, और जैसे इनका इंटरेक्शन होगा तो एक सिग्नलिंग पाथवे जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो गया, जो सिग्नलिंग पाथवे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और जिसकी वजह से आपको एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि आखिरकार हमें इस पैथोजन का क्या करना है। तो रिस्पॉन्स में क्या क्या होगा? रिस्पॉन्स में हो सकता है कि प्रोटीन और पेप्टाइड का प्रोडक्शन होने लग जाए, मतलब ऐसे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होना शुरू हो जाए जो इस पैथोजन के अगेंस्ट काम करें। ठीक है, हो सकता है कि इस पैथोजन का फेगोसाइटोसिस कर दिया जाए, और हो सकता है कि जिस सेल में ये पैथोजन पाया गया है वो सेल में इसने कुछ ना कुछ नुकसान किया होगा, तो हम उस सेल की ही डेथ करवा देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन आगे किसी और सेल में या जो नेबरिंग सेल है उसमें ना पहुंचे। तो इनमें से कोई भी रिस्पॉन्स देखा जा सकता है, डिपेंडिंग की क्या सिचुएशन है, पैथोजन कौन से टाइप का है। ठीक है, तो इस तरीके से इम्यून सिस्टम जो है वो काम करता है। चलिए, अब मैंने ये बोला कि इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, और इम्यून सिस्टम क्या है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, जो ये सारे ऑर्गन्स जो हमें डिसीज से बचाते हैं, जो हमें फॉरेन ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं, उन सब का नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि इम्यून सिस्टम में वो सारे टिश्यू या सेल्स चले आते हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, किससे? फॉरेन पार्टिकल से। तो अगर यहाँ पर एक टर्म में डिफाइन करूं इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपकी वो क्षमता, आपकी वो कैपेसिटी, जब आप किसी माइक्रोब से बच जाते हो यानी प्रोटेक्ट हो जाते हो, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हो, क्योंकि अब आपका इम्यून सिस्टम जो है उस पैथोजन को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया। तो यानी कि इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बॉडी की वो क्षमता कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है ताकि आपको कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज ना कॉज कर पाए। ठीक है, अब जब भी मैं इम्यूनिटी पढ़ूंगी तो मैं यहाँ पे दो टाइप देखूंगी, एक इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा अडेप्टिव इम्यूनिटी।
इन्नेट इम्यूनिटी प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, यानी कि ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट होते हैं बाय बर्थ। इसीलिए जितनी भी बाय बर्थ, क्योंकि देखिए इन्नेट इम्यूनिटी में क्या आ जाएगा, आपका स्किन आ जाएगा, म्यूकस आ जाएगा, तो ये सब तो आपको बाय बर्थ ही मिला है ना, तो ये हो जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो हम एक्वायर करते हैं, हमारे सामने क्या सिचुएशन आ रही है, जो पैथोजन है उससे हम पहले लड़ते हैं फिर सीखते हैं, तो इसलिए इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर लर्निंग इम्यूनिटी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें सीख कर गेन होती है, राइट। अब इन दोनों का जरा डिफरेंस देख लेते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो हमने बोला कि इन्नेट इम्यूनिटी आपका प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव टाइप है, ये बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि बाय बर्थ आपको मिला हुआ है। और एडेप्टिव इम्यूनिटी को आपने एक्वायर किया है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट आता है रिस्पॉन्स टाइम। तो देखिए ध्यान दीजिए, जब पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, पैथोजन ने मारी एंट्री आपकी बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी काम करती है। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या आ जाता है, आपका स्किन, ठीक है, कुछ एंजाइम्स और म्यूकस, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो इन्नेट इम्यूनिटी काम करती है और पूरी शिद्दत से काम करती है कि वो इस पैथोजन को बॉडी से जो है एलिमिनेट कर सके, ठीक है। और इसी इसी प्रोसेस में क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी अडेप्टिव इम्यूनिटी को भी ये सिग्नल और ये इंफॉर्मेशन दे देती है कि हमारी बॉडी में एक पैथोजन आया है, ठीक है, तो बी रेडी, अगर मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर पाता हूं तो तुम्हें ही काम करना पड़ेगा, इसीलिए पहले से प्रिपरेशन शुरू करो। तो यहाँ पर क्या होता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो भी एक्टिव हो जाती है और वो इस पैथोजन को पहले तो समझती है, जानती है और फिर काम करती है। इन्नेट इम्यूनिटी का काम करने का तरीका एकदम सेम है, मतलब ये जो पैथोजन है, चाहे ये पैथोजन पहली बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, 10 बार आए, कितने बार भी ये पैथोजन अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो इन्नेट इम्यूनिटी सेम तरीके से काम करेगी, सेम तरीके से फाइट करेगी। लेकिन अगर ये पैथोजन आपका सेकेंड टाइम एंट्री मारता है, अगर सेकेंड टाइम यही पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो उस केस में अगेन इन्नेट इम्यूनिटी तो काम करेगा ही, और जैसे यहाँ पे काम किया था वैसे यहाँ पे भी काम करेगा। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी में चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, क्योंकि जब पहली बार एंटीजन आया था बॉडी में तो एडेप्टिव इम्यूनिटी को उसे जानने समझने में टाइम लगा था और इसीलिए उसके एक्शन में, रिस्पॉन्स में भी टाइम लग गया था। तो यहाँ पे बी सेल काम करती है, ठीक है। अडेप्टिव इम्यूनिटी में बी सेल काम करेगी और फिर वो यहाँ पे मेमोरी सेल बना देती है, जिस मेमोरी में सारा का सारा रिकॉर्ड इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसमें कि ये पैथोजन कैसा दिखता है, इसने पहली बार आके क्या क्या तबाही मचाई थी और किस तरीके से बॉडी ने इसको एलिमिनेट किया, कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म था जिसकी वजह से हम इस पैथोजन को बॉडी से एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। ये सब चीजें करने में पहली बार में एडेप्टिव इम्यूनिटी को टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड टाइम ये पैथोजन अगेन एंट्री मारता है तो उस टाइम पे ये मेमोरी सेल्स की वजह से एडेप्टिव इम्यूनिटी तुरंत समझ जाता है कि ये पैथोजन तो पहले भी बॉडी में आया था और इसको हमने इस तरीके से एलिमिनेट किया था। तो यहाँ पर सेकेंड टाइम पे जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी बहुत ही फास्ट तरीके से काम करता है, बहुत ही फास्ट तरीके से काम करेगा और फास्टली रिस्पॉन्स भी करेगा, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स टाइम होता है इन्नेट इम्यूनिटी का, वो मिनट्स टू आवर्स होता है। कि अगर कोई भी पैथोजन एंटर कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये वाला पैथोजन है, इसकी जगह पर ये पैथोजन आ जाए, ठीक है, ये पिंक वाला पैथोजन आ गया या कोई और पैथोजन आए, किसी भी तरह का पैथोजन आ जाए, इनमें से कोई भी, हर एक पैथोजन के लिए इन्नेट इम्यूनिटी सेम तरीके से काम करेगा। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी इसके लिए अलग काम करेगा, इसके लिए अलग काम करेगा और इसके लिए भी अलग अलग काम करेगा। और ये काम अलग अलग क्यों कर पाता है, क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी पहले तो ये जानने की कोशिश करता है कि ये
पैथोजन क्या है और इसको कैसे एलिमिनेट कर सकता है, इसको समझने में टाइम लगता है। इसलिए जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिव होने में कई बार डेज का टाइम लग जाता है, लेकिन इनेट इम्यूनिटी मिनट्स टू आवर्स तुरंत ही रिस्पॉन्स करने लग जाती है, राइट। सेकेंड है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब कि ये बहुत ही लिमिटेड है। इनेट में देखा जाए तो स्पेसिफिसिटी लिमिटेड है और फिक्स है। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि वो हर एक के लिए एक तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, चाहे वो ये पैथोजन हो, ये हो, ये हो, सबके लिए एक जैसा काम करेगा, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी हाईली डाइवर्जेंट है, डाइवर्सिटी रखता है, तभी तो वो इसके लिए अलग काम करेगा, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग काम करेगा, हर एक के लिए। तो स्पेसिफिसिटी एडेप्टिव बहुत ज्यादा है, लेकिन इनेट इम्यूनिटी में बहुत ही लिमिटेड है, और या फिर ये कहें कि फिक्स ही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा रिस्पॉन्स टू रिपीट इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, ये रिपीट इन्फेक्शन ही तो है। पहली बार यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, फिर इसी पैथोजन ने जब दूसरी बार इन्फेक्शन कॉज किया सेम बॉडी पे, सेम होस्ट में, तो वो इन्फेक्शन क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो जब भी रिपीट होगा तो इनेट इम्यूनिटी तो सेम तरीके से ही काम करेगी, चाहे ये पैथोजन 100 बार ही बॉडी में क्यों ना आ जाए, इनेट इम्यूनिटी एक तरीके से ही काम करेगी। बट एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, पहले से ज्यादा फास्ट काम करेगी, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या किया, मेमोरी सेल की वजह से पहचान लिया है कि ये पैथोजन किस टाइप का है और इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो इफेक्ट होगा या फिर रिस्पॉन्स होगा बहुत ही रैपिड होगा, फास्ट होगा, और फास्ट तरीके से रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। अब इसके कंपोनेंट या एग्जाम्पल की बात करें तो इनेट इम्यूनिटी में बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे स्किन, फैगोसाइटोसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने किसका PRR मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर, उन्हीं की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो हमने PRR पढ़ा ना कि PRR क्या करता है, वो मॉलिक्यूल्स को पहचानता है, ये पैथोजन है, उसके सरफेस पे जो भी पैटर्न है, इस पैटर्न को इम्यून सेल के सरफेस में जो PRR प्रेजेंट होता है वो पहचानता है। तो PRR इज एन एग्जांपल ऑफ इनेट इम्यूनिटी, राइट। और अगर हम एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो यहाँ पे T और B लिम्फोसाइट चले आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स में, और एंटीबॉडीज, राइट। ये सब क्या होता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी के एग्जांपल आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ ग्राफ्स को स्टडी कर लेते हैं। देखिए अब प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। प्राइमरी मतलब जब कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम आया तो मैंने उसको प्राइमरी रिस्पॉन्स बोल दिया, और जब वही पैथोजन फिर से दूसरी बार बॉडी में एंटर किया तो मैंने उसको बोल दिया सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब कि अगर ये पैथोजन है, जब ये होस्ट की बॉडी में एंटर करता है फर्स्ट टाइम, तब जो मेरा इम्यून सिस्टम काम करता है, जिस तरीके से एक्टिवेट होता है या जिस तरीके से रिस्पॉन्स देता है, उस रिस्पॉन्स को मैं बोलती हूँ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और यही पैथोजन अगर दूसरी बार सेम होस्ट में या सेम बॉडी में एंटर कर रहा है दूसरी बार, तब मेरा इम्यून सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, उस बेसिस पे मैंने इसको बोल दिया कि ये है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। समझ में आया कि ये दोनों बातें क्या है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ना ये y एक्सिस है और यहाँ पर x एक्सिस है। y एक्सिस में आपको इम्यून रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड बताया है, मतलब कि इम्यून सिस्टम कम होगा, ज्यादा होगा, किस तरीके से वो होगा, ये दिखाया गया। और x एक्सिस में आपको प्राइमरी रिस्पॉन्स, जब पहली बार पैथोजन आया था उस तब इम्यून सिस्टम ने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया था, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स यानी कि जब सेकेंड टाइम पैथोजन ने सेम बॉडी में एंटर किया तब किस तरीके से रिस्पॉन्स हुआ, वो चीज दिखाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डार्क ब्लू कलर का आप देख पा रहे हो, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है, एडेप्टिव इम्यूनिटी को, ठीक है, समझिएगा। और ये वाला जो लाइट वाला पोर्शन है ये इनेट इम्यूनिटी को बता रहा है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई एंटीजन ए है जो पहली बार बॉडी में आ रहा है, यानी 0 डे में पहली बार फर्स्ट टाइम पे बॉडी में एंटर कर रहा है, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि यहाँ पर जो है ये ग्राफ बढ़ने लग गया। मतलब एंटीजन बॉडी में आया नहीं कि इनेट इम्यूनिटी ने काम करना शुरू कर दिया। देखिए इनेट इम्यूनिटी कैसे तेजी से इस तरीके से
बढ़ने लग गया। देख पा रहे हो आप इस तरीके से। और विद इन मतलब कुछ ही टाइम पे यहाँ पर देखिए, मतलब उसको थोड़ा भी टाइम नहीं हुआ, कुछ तो 1-2 दिन के अंदर ही इनेट इम्यूनिटी ने अपना जो है एक लेवल अटेन कर लिया और इससे फाइट कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप ये वाला ग्राफ देखोगे, तो इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है कि ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो एडेप्टिव इम्यूनिटी को बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर पैथोजन ने एंट्री की और ये कितना स्लो 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 बढ़ रहा है। और एक यहाँ पर मान लीजिए कम से कम 10 दिन हो गए, 10 दिन में अब जो है इनेट आपका जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो रहा है। और इसको एक पीक पकड़ने में यानी कि एक्टिव होके बहुत अच्छे से काम करने में कम से कम 14 से 15 दिन इसको लग गए। और अगर वही देखोगे आप, तो इनेट इम्यूनिटी का पीक देखिए और एडेप्टिव इम्यूनिटी का पीक देखिए। तो देखिए ये जो इनेट इम्यूनिटी है इसका पीक अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर हाईएस्ट है, यानी कि 2 से 3 दिन में ही आपको एडेप्टिव इनेट इम्यूनिटी का पीक हाईएस्ट मिल गया। और जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी में ये देखिए कम से कम इसको 14 से 15 दिन लग गए, तब जाके इसने अपना एक लेवल को अटेन किया। और ये क्या कर रहे हैं, एंटीजन ए के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। और जैसे ही एंटीजन ए जो है एलिमिनेट होता गया बॉडी से, वैसे वैसे जो है इनका लेवल भी डिक्रीज हो गया। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी डिक्रीज और यहाँ पर जो है इनेट इम्यूनिटी भी ऐसे डिक्रीज होने लग गया। और 28th डे में जो है ये एंटीजन ए को हमारी बॉडी ने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया और ये बॉडी से बाहर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का रिस्पॉन्स तो आपने तब देखा जब हमने प्राइमरी की बात की कि फर्स्ट टाइम बॉडी में ये एंटीजन ने एंट्री मारी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है कि जब रिपीट हो रहा है एंटीजन ए, मतलब यही एंटीजन ए फिर से दोबारा बॉडी में एंटर कर रहा है, तो उस टाइम पे देखिए कि ये रहा 0 डे जब एंटीजन ए ने एंटर किया बॉडी में। और उस टाइम पे इनेट इम्यूनिटी तो बढ़ा, उसके साथ साथ देखिए एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बढ़ना शुरू हो गया। और यहाँ पर इतने टाइम पे मतलब कितना जल्दी, यहाँ पर देखिए कितना जल्दी एडेप्टिव इम्यूनिटी ने काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर तो ये मैक्सिमम ही पहुंच गया, मैक्सिमम काम करने लग गया। और जैसे ही इसने एंटीजन ए को एलिमिनेट किया बॉडी से, तो फिर इनका लेवल भी डिक्रीज होने लग गया। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो हमने क्या देखा कि जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, यानी ये वाले इम्यून रिस्पॉन्स में, तो पहली बार एंटीजन जो है बॉडी में एंटर करता है, यानी फर्स्ट टाइम उसका एक्सपोजर होता है। और प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी को 7 से 14 दिन लग जा रहे हैं, इतना टाइम लग जा रहा है एक्टिवेट होने में, इनिशिएट होने में, अपना काम शुरू करने में। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि एडेप्टिव इम्यून अगर काम कर रहा है तो यहाँ पे बी सेल भी होंगी, टी सेल भी होंगे। और जो सबसे पहले एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा वो होगा आईजीएम, किसके केस में, जब हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देखेंगे। और फिर बाद में ये आईजीजी बनाने लग जाएगा। लेकिन जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है तो उस केस में यही एंटीजन सेम दोबारा से री एक्सपोजर होता है, दोबारा से बॉडी में एंटर कर जाता है। और इस टाइम पे जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत ही फास्ट होता है और स्ट्रोंगर होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास मेमोरी सेल्स थी जिससे इसने पता लगा लिया कि ये एंटीजन किस तरीके का है। क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्स के टाइम पे जब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम लड़ रही थी तो उसने क्या किया, मेमोरी भी बना लिया साथ साथ में। और यही मेमोरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स में काम आई, जिसकी वजह से हम ये जान पाए कि ये एंटीजन किस तरीके से है, इसको कैसे एलिमिनेट किया गया था पहले। ठीक है, तो सेकेंड टाइम जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है उसमें जो सबसे पहले एंटीबॉडीज बनेगी वो आईजीजी होती है, ना कि आईजीएम। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पे जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो 2 से 15 दिन में ही पीक में पहुंच जाता है, मतलब बहुत तेजी से काम करने लग जाता है। तो ये होता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। राइट, चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। राइट, अब यहाँ पर एक और ग्राफ है मेरे पास जिसमें हम इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे। इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ है, एडेप्टिव जो आपको एक्वायर करना पड़ रहा है। ठीक है,
तो इनेट इम्यूनिटी में हम एग्जांपल लेते हैं स्किन, म्यूकस, जो पहली बार एक बैरियर बनाती है और किसी पैथोजन को आपकी बॉडी में एंटर करने से रोकती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी वो सेल्स जो क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी के बाद एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो देखिए क्या हो क्या रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक ये सेल है, ठीक है, इस सेल को किसी वायरस ने क्या किया, इस इन्फेक्शन कॉज कर दिया। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर की चीजें तो डैमेज हो रही है, लेकिन ये सेल जो है वो क्या करेगी, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने बाहर रिलीज करना शुरू कर देगी, जिससे कि इसकी जो नेबरिंग सेल्स है, जो इसकी पड़ोसी वाली सेल्स है, वो इस सिग्नल को पहचान लेंगी और उसको पता चल जाएगा कि ये सेल जो है वो किसी पैथोजन से इन्फेक्टेड है। अगर मैंने यहाँ पे वायरस का केस ले लिया कि मान लीजिए कि इस सेल को वायरस ने इन्फेक्शन कॉज किया, तो अब क्या होगा कि वो कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेंगी, जिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का उसको नेबरिंग यानी कि आजू बाजू वाली सेल जो है वो सेंस कर लेंगी, और आजू बाजू वाली सेल्स को भी पता चल जाएगा कि इस सेल्स को वायरस ने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। तो अब क्या होगा, ये अपने आप को पहले से ही, ये वाली बी वाली सेल पहले से ही अपने आप को तैयार करना शुरू कर देगी कि अगर वायरस मेरे पास भी आया, मुझे भी इन्फेक्शन कॉज कर लिया, तो मैं पहले से ही रेडी हो जाती हूँ इसको इसके डिफेंस के लिए, ताकि मैं इससे लड़ पाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, जब भी इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले तो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और ये मॉलिक्यूल रिलीज होती हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उनके थ्रू, इन्फेक्टेड सेल्स के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जिसको हम साइटोकाइंस भी बोलते हैं, साइटोकाइंस भी बोलते हैं, राइट। ठीक है, और दूसरे स्टेप में होता है कि जैसे ही इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज हुआ, सेल को पता चल गया कि अब मुझे भी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसका इनेट इम्यूनिटी काम करना शुरू कर देगा। तो इनेट पहले एक्टिवेट होगा और फिर बाद में आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी भी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये एक सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में इम्यून सिस्टम काम करता है। तो अगर वायरस में ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, अगर मैं इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को नाम दूं, तो वायरस में इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन। तो जैसे ही अगर किसी भी सेल को वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, इंटरफेरॉन्स को रिलीज करने लग जाएगी, और जैसे ही इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में इंटरफेरॉन्स का लेवल बढ़ता जाएगा, तो उसके पास जो नेबरिंग सेल्स है वो समझ जाएंगी कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो मुझे भी सतर्क हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरफेरॉन ए, इंटरफेरॉन बी का एग्जाम्पल दिया है, यानी कि इस सेल में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो देखिए क्या हुआ कि 0 वाले टाइम पे वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो जब वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उस सेल ने इंटरफेरॉन्स को सिक्रीट करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए धीरे धीरे इंटरफेरॉन्स का लेवल बढ़ता गया, और ये इंटरफेरॉन्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड हुई है, इन्फेक्शन जिसको हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का लेवल बढ़ेगा, और इसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को पहचान लेगी इनेट सेल, और वो भी इस तरीके से बढ़ने लग जाएंगे, वो भी क्या करेंगी, एक्टिवेट होने लग जाएंगी। तो आप देखिए कि फिर क्या हुआ, इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई, और एनके सेल किसका एग्जाम्पल है, इनेट इम्यूनिटी का ही एग्जाम्पल है। मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स और एनके सेल्स जो है इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनेट सेल्स या फिर इनेट इम्यूनिटी एक्टिवेट हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले तो क्या हुआ, जैसे ही इन्फेक्शन हुआ वैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, फिर उसके थोड़े ही टाइम में आपका इनेट सेल्स जो है एक्टिवेट हो गए। फिर उसके कुछ मतलब मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए सेकेंड डे से धीरे 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 कम से कम इधर फिफ्थ डे पे जो है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है अपनी पकड़ बढ़ाने लग गया और धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया। तो यहाँ पर जो है अब आपका एडेप्टिव इम्यून सिस्टम काम करेगा, और ये जो CTL का मतलब है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, जो किसका एग्जाम्पल है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, CTLS का मतलब होता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स,
जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स वाली सेल्स होती है, तो वो एक्टिवेट हुई, देखिए यहाँ से, और यहाँ पर पीक पे आ गई, मतलब यहाँ पे पीक पकड़ते पकड़ते कम से कम उनको 8 दिन का टाइम लग गया। और जैसे ही इन्होंने पीक पकड़ा तो उन्होंने क्या किया, अपना जो है इफेक्ट शो किया, और जैसे ही इफेक्ट शो करने की वजह से जैसे ही वायरस कम होता गया, तो वैसे वैसे ये सेल्स का भी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये भी अपना धीरे धीरे कम होती है। तो ये जो डार्क ब्लू कलर से यहाँ पे आपको दिखाया ना, ये जो ऊपर से ये जो ब्लू कलर का, ये इस तरीके से जो बेल शेप दिख रहा है, ये बेल शेप क्या है, वायरस की इन्फेक्शन को बता रहा है कि वायरस ने क्या किया, वायरस ने यहाँ से इन्फेक्शन कॉज किया, और इस तरीके से वायरस यहाँ पर जो है पीक पे आ गया, मतलब वायरस ने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज बना ली, और इस तरीके से उसका इन्फेक्शन बढ़ता गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी अपने आप को एक्टिवेट करता गया, और इसने भी अपना काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आप देखिए वायरस का लेवल कैसे डाउन हो रहा है, और 12 ही दिनों में ये वायरस जो है वो पूरी तरीके से बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो इस तरह से इनेट और एडेप्टिव रिस्पॉन्स देखा जाता है। तो पहले वाले जो ग्राफ है उसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को देखा कि वायरस जब पहली बार आया तो क्या हुआ, और वही वायरस, वही पैथोजन जब दूसरी बार आया तो किस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स हुआ। और इस वाले ग्राफ में हमने ये देखा कि जब जब किसी वायरस या पैथोजन का मतलब इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो इनेट सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है, और फिर बाद में एडेप्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ थे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एकदम हलवे जैसा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन बिलो आर प्लॉट्स दैट शो चेंजिंग टाइटस ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, यानी कि एनके सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ एक प्लॉट दिया गया है जिसमें आपको कुछ कुछ टाइटस चेंज होते दिख रहे हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन या उनका लेवल ऑफ वर्क जो है वो चेंज हो रहा है। तो कैसे, एक नेचुरल किलर सेल है, फिर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइड है जो स्पेसिफिक टू वायरस, जो वायरस के अगेंस्ट ही काम करेंगे। मैंने क्या बोला था कि जो आपका अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो हर पैथोजन के लिए अलग अलग काम करता है। तो अगर ये पैथोजन वायरस है तो यहाँ पे जो एडेप्टिव सिस्टम काम करेगा वो ऐसा होगा जो वायरस के स्पेसिफिक ही होगा, वायरस के स्पेसिफिक ही होगा। तो वही बात इनके लिए बोली गई है। और यहाँ पर इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा जो वायरस के इन्फेक्शन में देखे गए, उन सब का टाइटर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको वाई एक्सिस में बताया है, और एक्स एक्सिस में डेज आफ्टर वायरस इन्फेक्शन, जब वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उसके बाद वायरस का हर दिन क्या कंडीशन रहा वो बताया। मतलब जो पहले पीछे हमने ग्राफ पढ़ा था सेम ग्राफ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग वायरल टाइटर, मतलब जैसे जैसे ये वायरस का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे हो रहा है, कि जैसे धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, फिर पीक में गया और फिर ये डिक्रीज हो गया। तो इस केस में आप बताइए कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, और आपको करेक्ट पहचानना है कि ए बी सी क्या है इन गिवन ऑप्शन में से। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए किसका आंसर क्या हो सकता है। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और अपना करेक्ट आंसर खुद सिलेक्ट करिए, और फिर मुझे भी बताइए कि क्या आपने राइट आंसर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेन ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन हुआ, तो 0 डे पे इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करेंगी, यानी कि इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा रिलीज करना शुरू करेंगी। तो ए तो आपका अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन, यानी इंटरफेरॉन अल्फा बीटा हो जाएगा। तो या तो ए ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है, बी और डी तो नहीं होंगे। क्लियर। अब बी वाला क्या है, एक बार सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यानी इंटरफेरॉन एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद इनेट इम्यूनिटी या इनेट सेल ही काम करेंगी। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे, यानी कि डे 0 में ही धीरे धीरे इनेट इम्यूनिटी भी बढ़ती गई और यहाँ पर पीक पे पकड़ लिया।
तो बी जो होगा वो आपका इनेट इम्यूनिटी होगा, और इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या है आपका एनके सेल्स। तो बी शुड बी एनके सेल्स। तो यहाँ पर देखिए बी तो इन्होंने सीटीएल बोल दिया, और यहाँ पे क्या है बी जो है एनके सेल है, तो यानी कि हेंस आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब जो सी वाला है ये एडेप्टिव इम्यूनिटी होगा, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी के बाद धीरे धीरे कौन अपनी पकड़ बनाएगा, एडेप्टिव इम्यूनिटी काम करना शुरू करेगा, और एडेप्टिव इम्यूनिटी का ही एग्जांपल है CTLS, यानी कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, जो वायरस स्पेसिफिक होगी क्योंकि इन्फेक्शन वायरस का हुआ है। तो सी वायरस स्पेसिफिक CTL हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ गया। था ना कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन जो एकदम सिंपल सा है, जब अगर आपने समझ लिया है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए इसको सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए, इसको समझिए और मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए कि क्या आप इसको सॉल्व करने में सक्सेस हुए कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स आर क्लियर्ड बाय साइटोलाइसिस बाय नेचर किलर सेल्स एंड CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, मतलब कि नेचर किलर सेल्स आपका इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है, और CD8 जो है आपका TC सेल में है, यानी TC सेल जो है वो आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होता है। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ है जो करेक्टली चेंजेस बता रहा है इन द नंबर ऑफ द 2 सेल टाइप्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो जब वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है तो एनके सेल और टीसी सेल में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनके नंबर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंजेस को कौन सा ग्राफ है जो करेक्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपको ये कंसिडर करना है कि 14th डे में वायरस पूरी तरीके से बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो कौन सा ग्राफ है, कितना सिंपल है कि सबसे पहले जो है इनेट इम्यूनिटी जो है मैदान में उतरेगा और एनके सेल काम करेंगी। तो सबसे पहले देखिए नेचर किलर सेल, यहाँ पे डे 0 पे वायरस का इन्फेक्शन हुआ और डे 0 पे ही नेचर किलर सेल ने अपनी पकड़ बना ली और धीरे धीरे इंक्रीज होती है। और उसी टाइम पे नेचर किलर सेल ने क्या किया, एडेप्टिव इम्यून सेल्स को भी जाकर ये इंफॉर्मेशन दे दी कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो तुम भी अपने आप को प्रिपेयर कर लो। तो इसी टाइम पे भी धीरे धीरे क्या हुआ कि एडेप्टिव इम्यून सेल भी जो है अपना धीरे धीरे इंक्रीज होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी इंक्रीज होती गई। तो ये जो CTL है, CD8 प्लस CTL जो वायरस स्पेसिफिक है, ये तो किसका पार्ट हो गया, एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट हो गया। तो ये धीरे धीरे इंक्रीज होती गई और फिर एक लेवल पे आके ये एकदम टॉप पर पीक हो गई, और जैसे ही फिर उसके बाद वो थोड़ी देर तक अपना लेवल मेंटेन करती है क्योंकि उसको वायरस को एलिमिनेट करना है, और जैसे ही एक बार वायरस का नंबर कम होता गया तो इसका भी डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये तो एकदम सही बात बता रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना, चीजें ऐसी हो रही। पर आप देखिए कि फर्स्ट और फोर्थ वाला ग्राफ आपको एक जैसे नहीं लग रहा, बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंसेस है, यहाँ पे नेचर किलर सेल पहले एक्टिवेट हो रही है और यहाँ पर इन्होंने CTL को पहले एक्टिवेट कर दिया, और जो कि एडेप्टिव का पार्ट है। लेकिन पहले तो नेचर किलर सेल एक्टिवेट होगी, फिर कहीं जाकर TCL एक्टिवेट होगा। तो ये जो ग्राफ है यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस नेमिंग इन्होंने गड़बड़ कर दी है, नहीं तो ए और फर्स्ट और फोर्थ ग्राफ बिल्कुल एक जैसे एग्जैक्ट है, तो ये फोर्थ वाला ग्राफ भी नहीं होगा। हमने सेकंड वाले ग्राफ को क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए पहले नेचर किलर सेल ही बोल रहा है और बाद में वायरस इन्फेक्टेड सेल बोल रहा है। तो ये तो एकदम सही है कि पहले नेचर किलर सेल एक्टिवेट हुआ, फिर बाद में एडेप्टिव सेल यानी कि CTL एक्टिवेट हो गया। तो ये ग्राफ गलत क्यों हुआ, ये ग्राफ गलत इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने बताया कि इनेट इम्यूनिटी में नेचर किलर सेल का लेवल देखिए कितना ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि उसने एडेप्टिव इम्यून सेल्स से भी ज्यादा ले लिया, जो कि नहीं हो सकता है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का, एडेप्टिव इम्यून सेल्स का लेवल ज्यादा होगा और इनेट का कम होगा। तो ये गलत बता दिया, या तो इनका बराबर होगा या फिर एडेप्टिव वाले का, यानी कि इसका लेवल हाई होगा इसके कंपेयर में। तो इसलिए ये ग्राफ भी गलत हो गया।
थर्ड वाला ग्राफ इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही बता दिया कि 0 डे पे वायरस का इन्फेक्शन हुआ, उसी टाइम पे नेचुरल किलर सेल यानी कि इनेट इम्यूनिटी भी एक्टिवेट हो गई और उसी टाइम पे CTL यानी कि एडेप्टिव इम्यूनिटी भी एक्टिवेट हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये गलत। पहले इनेट एक्टिवेट होगा फिर जाकर एडेप्टिव एक्टिवेट होता है। तो इसलिए ये ग्राफ भी गलत हो गया। तो हमारे पास जो सही ग्राफ निकल के आया वो हो गया हमारा फर्स्ट वाला ग्राफ। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपके पार्ट सी में पूछे गए थे 4 मार्क्स के। तो अगर आपको ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आ गया तो आप इस तरीके के बेहतर ऐसे डायग्राम बेस्ड या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो है बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो और इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।